हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ रूड बॉस और क्यूट गर्ल की लव स्टोरी लेकर। ये ग्रुप एक फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है जिसका प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा होता है। इस कंपनी को योही ने खड़ा किया होता है जिसे अब उनका पोता जियासन हैंडल कर रहा होता है, जो इस कंपनी का सीईओ है। जियासन का काम करने का तरीका काफी रूड और हार्श है। जियासन फेम शो कंपनी को अपना एनुअल कॉस्मेटिक फैशन शो का कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर देता है। पिछले कई सालों से फेम शो ही डी ग्रुप के कॉस्मेटिक फैशन शो को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। इस बार जियासन को उनका प्रपोजल पसंद नहीं आता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। तभी फेम शो की एम्प्लॉय जियासन को बोलती है, आपने जिस भी टीम को इस बार चूज किया, हम उसे कॉम्पिटिट करना चाहते हैं। हम आपको उनसे बेस्ट प्रपोजल देंगे। जियासन उस कंपनी को एक वीक का टाइम दे देता है और बोलता है, अगर आपने इस बार अच्छा प्रपोजल नहीं रखा तो फ्यूचर में हमारी कंपनी आपके साथ किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेगी। दोनों मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। जियासन का असिस्टेंट बोलता है, आपने तो इन बेचारी लड़कियों को डरा दिया। जियासन बोलता है, मैंने फेयर चांस दिया है। दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने से हमारी हीरोइन सू गुजरती है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। सू भी इसी ऑफिस में काम करती है। एडिटर सू को जियासन की कंपटीशन वाली बात बता देती है। सू बोलती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ये जीत के रहेंगे। जियासन को रात को नींद नहीं आती तो एक शॉप में नूडल खाने आ जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ बैठी एक लड़की पर जाती है। उस लड़की के फोन पर कॉल आता है और उस पर जो रिंग बज रही होती है वो जियासन को जाने पहचाने लगती है। वो लड़की अपनी कैप हटाती है। जियासन उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उस लड़की का फेस जियासन की गर्लफ्रेंड से बिल्कुल मिलता है। जियासन को समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है, दो लड़कियां सेम कैसे हो सकती हैं। तो वहाँ से जाने लगती है। जियासन उसके पीछे जाता है पर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियासन अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या सेम शक्ल वाले दो लोग हो सकते हैं। असिस्टेंट बताता है, हाँ, ट्विंस होते हैं। जियासन बोलता है, मुझे लगा आज मैंने उसे देखा। असिस्टेंट बोलता है, वो तो मर चुकी है, यहाँ कैसे आएगी। अगली रात जियासन फिर से उस शॉप में आता है। वहाँ उसे सू दिखती है। सू एक पेंटिंग बुक देख रही होती है। जियासन भी पेंटिंग को लेकर बात करने लग जाता है। सू उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। तभी सू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। सू बुक वहीं छोड़कर चली जाती है। जियासन को उसमें एक पेंटिंग एग्जीबिशन की टिकट मिलती है। नेक्स्ट सीन में जियासन उसी एग्जीबिशन में आता है। जियासन वहाँ एक पेंटिंग को देख रहा होता है। सू आकर बताती है, ये मैंने बनाई है, और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियासन उसे उसकी बुक लुटाता है तो उसे अपना नाम गुआओ बताती है और उससे हाथ मिलाती है। उससे हाथ मिलाकर जियासन को अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड याद आ जाती है और पूछता है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। तो बोलते, तुम्हें फ्लर्ट करने का स्टाइल बदल देना चाहिए। जियासन पूछता है, क्या तुम आफ्टरनून में फ्री हो। तो बोलती है, मैं बिजी हूँ, और उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है। अगर तुम मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। जियासन फिर भी बोलता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। जियासन उसका वेट कर रहा होता है, वो नहीं आती तो कॉल करता है तो नंबर नॉट अवेलेबल आता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियासन को बताता है, मैंने चेक कर लिया है, गुआओ नाम की किसी भी लड़की की पेंटिंग उस एग्जीबिशन में नहीं थी। जियासन दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है। वो कॉल असिस्टेंट को लग जाता है। असिस्टेंट बोलता है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है, वो बिजी रहती है, कॉल फॉरवर्डिंग में मेरा नंबर डाला हुआ है। इसके बाद असिस्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ बुलाता है और उससे फोन नंबर के बारे में पूछता है। वो बताती है, मेरे पास दो फोन नंबर थे, कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड अब्रॉड से यहाँ आई थी तो एक नंबर मैंने उसे यूज करने के लिए दे दिया है, और उन्हें अपनी फ्रेंड की फोटो भी दिखाती है। इसके बाद जियासन दोबारा एग्जीबिशन के बाहर बैठकर गुआओ का वेट कर रहा होता है। जियासन को गुआओ दिख जाती है, यानी सू, और उसके पास आकर बोलता है, तुमने मुझे बंद नंबर क्यों दिया है। सू बोलती है, मैं 2 दिन के बाद अब्रॉड वापस जा रही हूँ, मेरी ये पेंटिंग नहीं बिकी तो एग्जीबिशन में वापस लेकर आई थी। जियासन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ खाना खाओगी तो मैं ये पेंटिंग खरीद लूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों लंच पर होते हैं। उसे बताती है, मैंने पेंटिंग तुम्हारे घर पर डिलीवर कर दी है। जियासन उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है, ये पेंटिंग का डिपॉजिट है। तो बोलती है, काफी एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। जियासन बोलता है, तुम्हारी पेंटिंग इससे ज्यादा महंगी थी। सू उसे रख लेती है। इसके बाद जियासन उसे अपने घर लेकर आता है तो बोलती है, मैं तुम्हारी पेंटिंग लगाने में हेल्प करती हूँ, और उठकर जाने लगती है। जियासन उसे हाथ पकड़कर खींच लेता है। इन सब में ड्रिंक जियासन पर गिर जाता है। सू को लगता है वो उसे किस करने वाला है, पर जियासन कपड़े चेंज करने अंदर चला जाता है। नीचे से सू उसके लैपटॉप से अपोजिट टीम का प्रपोजल चुरा लेती है। जियासन कपड़े चेंज कर वापस आता है, लेकिन सू वहाँ नहीं होती। उसे उसका एक नोट मिलता है, इसमें लिखा होता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था,
ये मेरा न्यू कांटेक्ट नंबर है। नेक्स्ट डे फेम शो की कंपनी अपना प्रपोजल रखती है। जियासंग वो प्रपोजल सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपोजिट टीम का प्रपोजल होता है। जियासंग एम्प्लॉय से पूछता है क्या ये प्रपोजल तुम लोगों ने खुद तैयार किया है। एम्प्लॉय बताती है ये हमारी न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर का आइडिया है। वो न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर और कोई नहीं सू ही होती है। जियासंग सू को देखकर शॉक हो जाता है और समझ जाता है ये सारा ट्रैप था अपोजिट टीम का प्रपोजल चुराने का। अपोजिट टीम के पास कोई प्रपोजल नहीं होता तो ग्रैंडफादर फेम शो की कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाते हैं। जियासंग को ये सब देखकर गुस्सा आता है और सू को बोलता है ये प्रपोजल तुम्हारा था तो इसे संभालोगी तुम। तभी पीछे से सू की कलीग फेई बोलती है ये अभी नहीं आई है, ये इस प्रपोजल को हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन जियासंग नहीं सुनता। जियासंग असिस्टेंट को बोलता है सू का सारा बैकग्राउंड पता करो, वो कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। तभी सू उसके कार के सामने आ जाती है। जियासंग तेज स्पीड में कार उसकी तरफ लाता है लेकिन सू नहीं डरती और वहीं खड़ी रहती है। जियासंग को ही कार रोकनी पड़ती है। जियासंग उसे पूछता है क्या मुझे थैंक यू बोलने के लिए मरी जा रही हो। तो बोलती है हमारी कंपनी पिछले 2 महीने से आपको कई प्रपोजल दे चुकी है पर आपने सारे रिजेक्ट कर दिए, इसलिए ये सब करना पड़ा करियर को बचाने के लिए। जियासंग बोलता है तुमने फर्स्ट टाइम झूठ बोला, तुम्हारी गलती थी, और जब तुमने सेकंड टाइम झूठ कहा तो वो मेरी गलती थी। सुई सॉरी बोलती है और उसे वो लॉकेट वापस करती है। जियासंग नहीं लेता तो वहीं रख कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियासंग को सू का सारा बायोडेटा देता है जिससे जियासंग को पता चलता है तूने अपना ग्रेजुएशन जापान से किया है। तभी सू भी जियासंग से बात करने वहाँ जाती है लेकिन जियासंग तो अपनी मसाज कराने में व्यस्त होता है। सू से अंदर आकर बात करने को कहती है। जियासंग सू के पास आकर बोलता है तुम्हें सिर्फ शॉर्टकट लेने आते हैं, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। सू बोलती है आप तो छोटी छोटी बातों को पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। जियासंग बोलता है तुम्हारे पास 3 दिन है, फैशन शो के लिए कोई सुटेबल प्लेस नहीं ढूंढ पाई तो ये कंपनी छोड़ देना। सू बताती है सॉरी तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस सर्च कर लिए हैं, बस तुम्हें उसमें से एक चूज करना है। सू उसे बहुत सारे प्लेसेस की फोटो दिखाती है। जियासंग कुछ न कुछ बहाना लगाकर सारे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है तुमने जो शूज चुरा कर पहना है लगता है तुम उसे पहन नहीं पा रही हो। सू बोलती है चाहे मुझे कितना भी पेन क्यों ना हो मैं उसे पहने ही रखूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सू के पैर में चोट लग जाती है, शू बाइट की वजह से उसे पेन हो रहा होता है। जियासंग उसे पानी की बोतल फेंक कर देता है। तुमने आज बहुत मेहनत की है। तो पानी पीकर बोलती है थैंक यू और चली जाती है। नेक्स्ट डे सू उसे एक और प्लेस दिखाने लेकर आती है। जियासंग को अपने फैशन शो के लिए वो जगह पसंद आती है तो अपने पैरों की तरफ देखती है और बैंडेज लगाने लगती है। जियासंग उसे बैंडेज लेकर खुद उसे लगाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ आज फैशन शो होता है। क्या नाम की लड़की भी फैशन शो देखने आई होती है। असिस्टेंट की नजर उस पर जाती है और उसे देखते ही पसंद आ जाती है। आई एडिटर को आकर बोलती है मेन मॉडल नहीं आया तो मैंने उसकी रिप्लेसमेंट में किसी और को बुला लिया है। तभी सू वहाँ आकर बोलती है इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने फ्रेंड ताई को वहाँ बुला लेती है। एडिटर उसे रिप्लेस करने के लिए मान जाती है। तभी एम्प्लॉय आकर बताता है मॉडल के कपड़े फट गए हैं। सू बोलती है मैं इसे ठीक कर दूंगी। ये सब फाई कर रही होती है क्योंकि वो सू से नफरत करती है। फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। शिया से कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। वो बोलती है तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फैशन शो पर ध्यान दो। असिस्टेंट एम्बेरस हो जाता है। बैक स्टेज पर पाई जानकर सू की ड्रेस पर कॉफी गिरा देती है और फिर उसे सॉरी बोल देती है, गलती से गिर गई। तो अपनी ड्रेस को ठीक कर लेती है और पहनकर बाहर आती है। जियासंग उसकी शॉर्ट ड्रेस देखकर उसे अपने ब्लेजर से कवर कर देता है तो उसे मना करती है, लोग क्या सोचेंगे। जियासंग नहीं सुनता। इसके बाद फाई सू की वाटर बोतल में कुछ डाल रही होती है। अभी सू अचानक से आकर पूछती है मेरी बोतल में क्या मिला रही हो। फाई बोलती है कुछ नहीं मिला रही। इसके बाद सू जियासंग से पूछती है शो कैसा लगा। जियासंग बोलता है मेरी उम्मीद से अच्छा था। वो बोलती है मैं तुम्हारा कोट वॉश करने के बाद लौटा दूंगी। जियासंग उसे लॉकेट दिखाते हुए बोलता है मैं दी हुई चीज को वापस नहीं लेता और उसे वो लॉकेट पहना देता है। एक रिपोर्टर उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है। सू और जियासंग के रिलेशनशिप की न्यूज वायरल हो जाती है। असिस्टेंट बोलता है आप दोनों तो सेलिब्रिटी बन गए हैं, आप दोनों की रिलेशन की न्यूज हॉट टॉपिक है और अगर इस न्यूज के बारे में ग्रैंडपा को पता चला तो आप उन्हें क्या कहेंगे। दूसरी ओर सू ऑफिस पहुंचती है। रिपोर्टर्स का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है और सवालों की बौछार कर देता है। सू की सैंडल टूट जाती है और गिर जाती है।
नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। शिया उसे मेडिसिन लगा रही होती है। शिया एक डॉक्टर है और सू की एक बहुत ही अच्छी दोस्त। शिया सू के लिए तरबूज लेने के लिए बाहर चली जाती है। जियासंग सू के ऑफिस पहुंचता है, जहां एडिटर से उसे पता चलता है कि सू हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग गई थी। दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। असिस्टेंट उसे सू की वीडियो क्लिप दिखाता है। जियासंग देखता है सू लेफ्ट हैंडेड है। जियासंग को याद आता है उसकी गर्लफ्रेंड मुंग सियाओ भी लेफ्ट हैंडेड थी। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जियासंग असिस्टेंट को रूम के बाहर वेट करने को कहता है और अंदर चला जाता है। सू पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास ज्यादा फ्री टाइम है जो मुझे देखने आ गए? जियासंग पूछता है तुम लेफ्ट हैंडेड हो, फिर उस दिन तुम खाना राइट हैंड से क्यों खा रही थी? मुझे दिखाने के लिए? सू बोलती है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, मैंने किया तो क्या गलत हो गया? जियासंग पूछता है तुम्हारा रियल नेम क्या है? तो बोलती है फेरी गर्ल, क्यूट गर्ल और भी कई नाम है, तुम बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है? तभी शिया तरबूज लेकर आ जाती है और असिस्टेंट को देखकर पूछती है तुम कौन हो? असिस्टेंट बोलता है तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई, कल ही तो फैशन शो में मिली थी। असिस्टेंट उसकी आईडी पर उसका नाम पढ़ने लगता है। शिया को उसके इरादे कुछ और लगते हैं, इसलिए उसे हिट कर अंदर आती है। तो जियासंग को साथ देखकर शिया को लगता है दोनों के बीच रोमांस चल रहा था, इसलिए बोलती है लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। तभी असिस्टेंट सभी को आकर तरबूज खाने को कहता है, इससे गर्मी कम हो जाएगी, और तरबूज खाने लग जाता है। जियासंग असिस्टेंट को बोलता है बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। असिस्टेंट शिया को लेकर बाहर चला जाता है। तो देखती है एक रिपोर्टर उनकी फोटो क्लिक कर रहा है। तो जियासंग को कवर कर लेती है। रिपोर्टर के जाते ही उसे दूर हट जाती है और बोलती है मुझे काम के लिए ऑफिस जाना है। जियासंग बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोनों कार से जा रहे होते हैं। जियासंग पूछता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बोलती है आज गर्मी बहुत है, अच्छा हुआ तुम मुझे ऑफिस छोड़ रहे हो, थैंक यू। जियासंग फिर से पूछता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बोलती है मैंने तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी है, फैशन शो के बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ गई है। जियासंग गुस्से में कार रोकता है। तो बोलती है तुम्हारा मूड खराब है तो मैं अकेले चली जाती हूँ। जियासंग उसे रोक लेता है। इसके बाद जियासंग अपने असिस्टेंट को बोलता है तूने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मुख्शियाओ है। असिस्टेंट बोलता है हमने सू के डेटा को अच्छे से चेक किया है, उसका मुख्शियाओ से कोई लेना देना नहीं। जियासंग बोलता है पर मुझे फीलिंग आ रही है वही मुख्शियाओ है। असिस्टेंट बोलता है ऐसे तो मुझे भी फीलिंग आ रही है कि शिया मुझे लाइक करती है। जियासंग को फाई का मैसेज आता है मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में फाई एडिटर को बोलती है मैं जियासंग का इंटरव्यू लेने वाली थी, अचानक से आपने सू को ये काम क्यों दे दिया? एडिटर बोलती है जियासंग ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, तो ही उसका इंटरव्यू लेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। फाई का मुंह बंद हो जाता है और वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद सू ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है इंटरव्यू के लिए और अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। जियासंग सू का वेट कर रहा होता है, अभी तक आई नहीं। तभी फाई वहाँ कर बोलती है वो किसी जरूरी काम में फंस गई है, इसलिए कंपनी ने मुझे भेजा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जियासंग इंटरव्यू देने से मना कर देता है, मैंने अपॉइंटमेंट उसके साथ फिक्स की थी। असिस्टेंट फाई को वहाँ से भेज देता है। वो इंटरव्यू लेने वहाँ आ जाती है। असिस्टेंट बोलता है तुम लेट हो गई हो। तो सॉरी बोलती है मुझे एक चांस दे दो। जियासंग बोलता है टाइम और प्लेस बता दूंगा, पहुँच जाना। सू खुश हो जाती है। सू ऑफिस के बाहर आती है। फाई बाहर ही खड़ी होती है। खुश होगी ना दूसरों का काम चुरा कर, तो बोलते तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के कामों में अड़ंगा डालने की बजाय। के बाद हमें दिखाया जाता है सू के फेस पर एक चोट का निशान होता है। 7 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके फादर मर गए थे और उसी एक्सीडेंट के बाद सू अपनी सारी मेमोरीज भूल गई थी और उसके फादर के फ्रेंड ने उसे जापान भेज दिया था। सू को लगता है उसके फादर को जानकर मारा गया था और इसी बात का पता करने वो चाइना वापस आई होती है और उस कार एक्सीडेंट में ली ग्रुप का हाथ है, इसीलिए सू जियासंग के करीब जाना चाहती है ताकि सच पता चल सके। नेक्स्ट डे सू जियासंग का इंटरव्यू लेने आती है। पार्किंग में एक लड़कों का ग्रुप आता है। सू को लगता है ये वही ग्रुप है जो उसने जियासंग को मारने के लिए बुलाया था। जियासंग के क्लोज जाने के लिए उसे नकली गुंडों से पिटवाना चाहती है और फिर उसे बचाकर उसे इम्प्रेस करना चाहती है। तो उन लड़कों को समझाती है तुम्हें जियासंग को ज्यादा नहीं मारना, बस हल्का सा हिट करना है। वो लड़के सू को हिट करने वाले होते हैं क्योंकि वो असली गुंडे होते हैं। जियासंग बीच में आ जाता है और उन लड़कों से फाइट करने लग जाता है। वो लड़का जियासंग को पंच मारकर घेर देता है और उसे डंडे से हिट भी करने वाला होता है। तभी सू ही उसे हिट कर देती है। जियासंग को उठाती है तो उन पर पेपर स्प्रे डालती है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। येलो बाल वाला लड़का उसे हिट करने वाला होता है। जियासंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। तभी असिस्टेंट ने पुलिस को वहाँ बुला लिया होता है। पुलिस देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो जियासंग की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। जियासंग इमेजिन करने लग जाता है
कि सू उसे किस कर रही है। इमेजिनेशन से बाहर सू बोलती है कल शाम 7 बजे मिलना है। जासंग को लगता है वो मिलने के लिए बुला रही है। सू बोलती है इंटरव्यू का टाइम है। जासंग पूछता है तुम सच में मुखियाओ नहीं हो? सू पूछती है ये कौन है? जासंग गुस्सा होकर चला जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स रखती है। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे मुखियाओ की फोटो मिलती है। शो अपनी फ्रेंड शिया से पूछती है मुखियाओ का जासंग से क्या रिलेशन होगा। शिया बोलती है हो सकता है वो तुम्हारा पास में लवर रहा होगा। शिया को सू की मेमोरी लॉस्ट की बात पता होती है पर उसका पास नहीं पता होता क्योंकि शिया सू से एक्सीडेंट के बाद जापान में मिली थी। सू बोलती है जब तक मुझे उस कार एक्सीडेंट का सच पता नहीं लग जाता मैं किसी को नहीं बता सकती कि मैं ही मुखिया हूँ। शिया बोलती है जासंग मुखियाओ को जानता है यानी उसे उसका पास भी पता होगा। तुम उसके क्लोज जाओगी तो तुम्हें अपनी यादें वापस आ सकती हैं। नेक्स्ट डे सू जासंग का इंटरव्यू लेने आती है और पूछती है क्या कॉलेज लाइफ में तुम्हारा कोई लव रहा है। जासंग बोलता है हाँ मुझे अपनी बायोलॉजी वाली टीचर काफी पसंद थी और वो मुझसे एज में काफी बड़ी थी, पढ़ाती अच्छा थी। सू को चक्कर आते हैं, वो गिरने लगती है। जासंग उसे पकड़ लेता है। सू सॉरी बोलती है आज मैं जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट खाना भूल गई। जासंग उसे खाने के लिए एक शॉप में लेकर आता है। ये वही शॉप होती है जहाँ जासंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर आया करता था। शॉपकीपर बोलता है आप दोनों तो काफी टाइम से साथ में, अब तो शादी कर ली होगी और बच्चे भी होंगे। जासंग कोई जवाब नहीं देता। तो पूछते है तुम्हारे लिए वो पर्सन जरूर इम्पोर्टेंट होगी। जासंग बोलता है हाँ और तुम उसकी तरह दिखती हो। तो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है और पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स की तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। जासंग बोलता है जब मैं छोटा था तभी मर गए थे इसलिए मुझे नहीं पता उनकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रही होगी। तो पूछते है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। जासंग बताता मैंने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया है और मेरी विश है वो पर्सन दोबारा मेरी लाइफ में वापस आ जाए। जासंग सू के सवाल से परेशान होकर बोलता है और कुछ भी पूछना चाहती हो क्या। वो बताती है नहीं काफी है। जासंग उसे घर ड्रॉप करने आता है। सू अंदर जाने लगती है। जासंग उसे कुछ कहने के लिए रोकता है पर सिर्फ गुड नाइट ही बोल देता है। सू भी गुड नाइट बोलकर अंदर चली जाती है। तभी ताई वहाँ आ जाता है और बोलता तुम्हें मेरी सिस्टर का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान खुद रख सकता हूँ। जासंग उसे बोलता है बच्चे ऐसी बातें कर तुम भाई बहन के रिश्ते की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो। ताई बताता है हम ब्लड रिलेटेड भाई बहन नहीं है। अभी जासंग को कॉल आता है और वहाँ से चला जाता है। जासंग अपने असिस्टेंट को बोलता है सू के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करो और खास कर उसके पड़ोसियों के बारे में। ताई सू को बोलता है लड़के बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते क्योंकि वो उनके जीन्स में ही नहीं होता। सू बोलती है तुम भी तो लड़के हो। ताई बोलता है पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। सू बोलती है कहीं तुम वो तो नहीं हो। ताई बोलता है तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इसके बाद एक आदमी सू को टेम शो की 2014 की मैगजीन देता है। उस मैगजीन से सू को पता चलता है 7 साल पहले ली ग्रुप ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। सू के फादर फैंग भी उसी रिसर्च सेंटर में काम करते थे और उन पर इल्जाम था कि वो ली ग्रुप का फंड लेकर भाग गए हैं, जिसके बाद उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तो मैगजीन शिया को दिखाती है। शिया पूछती है क्या जासंग भी इन सब में इन्वॉल्व है। सू बोलती है 7 साल पहले वो 20 साल का था, उस टाइम वो स्टडी कर रहा था, बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए उसका हाथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट जासंग पेट क्लिनिक में आता है क्योंकि जासंग को पेट बहुत ही पसंद होते हैं। जासंग को वहाँ सू दिखती है। जासंग पूछता है फिर से तुम्हारा अपनी ट्रिक में मुझे फंसाने का प्लान है क्या। सू बोलती है पिछली बातों को तुमने अभी तक नहीं बुलाया, मैंने सॉरी बोल तो दिया था और मुझे पेट पसंद है पर तुम्हारा तो अच्छा खासा बिजनेस है, तुम उसे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। जासंग बोलता है ये क्लिनिक मेरा ही है, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो बोलती है तुम अमीर लोग कुछ भी खरीद सकते हो। जासंग बोलता है इंसान बदल जाता है पर जानवरों पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये नहीं बदलते। नेक्स्ट सीन में जासंग अपने असिस्टेंट को रूम में बुलाता और पूछता है तुमने सू के बारे में सब पता किया। असिस्टेंट बोलता मुझे क्यों परेशान कर रखा है, उससे कुछ जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। जासंग उठकर जाने लगता है। असिस्टेंट बोलता है कि सच में पूछने जा रहे हो क्या। तो दूसरी ओर सू अपने ऑफिस में आती है। मीटिंग रूम में उसे जासंग भी बैठा हुआ दिखाई देता है। एडिटर सभी को बताती है ली ग्रुप ने अपने न्यू प्रोडक्ट के प्रमोशन का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को दिया है और उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज सू होगी। आई बोलती है उसको कुछ नहीं आता तो इसे ये प्रोजेक्ट क्यों दे रही हो। जासंग उसे बोलता तुम मेरे डिसीजन पर उंगली उठा रही हो और सू को अपने साथ चलने को कहता है। जासंग उसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट म्यूजियम को दिखाने लाता है और उससे पूछता है 7 साल पहले तुम कहाँ थी। तो बोलती है मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे किसी भी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। जासंग बात को टालता है और बोलता है ठीक है छोड़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो बोलती है कोई जरूरत नहीं, मेरा फ्रेंड मुझे लेने आया है। जासंग पूछता है कौन फ्रेंड है वो। तो बोलती है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं और वहाँ से चली जाती है। तो
अपनी टीम के साथ ली ग्रुप के फाइल रूम में आती है। प्रमोशन कैंपेन के लिए इन्फो लेने सू को वहाँ एक हिडन रूम का लॉक दिखता है तो सेक्रेटरी लिन से वो पासवर्ड खोलने को कहती है। सेक्रेटरी लिन बताता है इसे सिर्फ जियासंग और यहाँ के चेयरमैन यानी जियासंग के ग्रैंडपा ही खोल सकते हैं। सू को लगता है जरूर उस रूम में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद वो जियासंग के पास आकर उसे लंच पर चलने को कहती है। जियासंग खुश होकर उसके साथ आ जाता है। दोनों लंच पर होते हैं। सू को ताई का कॉल आता है तो जियासंग से दूर जाकर उसे बात करने लग जाती है और बात कर वापस आती है। जियासंग बोलता तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो, तुम्हें नहीं लगता तुम उससे ज्यादा ही क्लोज जा रही हो। तभी ताई वहाँ आ जाता है और जियासंग पर चढ़ जाता है। कैसे बोस हो, एम्प्लॉय को छुट्टी के बाद भी काम करा रहे हो। आखिरकार उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। सू उसे चुप कराती है और जियासंग को सॉरी बोलकर ताई के साथ वहाँ से घर आ जाती है। घर आकर सू देखती है आज ताई का बर्थडे है और वो उसे विश करना तक भूल गई। ताई नाराज होकर रूम में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आता है और देखता है सू ने उसके लिए नूडल्स बनाकर रखे हैं। ताई खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे सू फिर से फाइल रूम में आती है और पासवर्ड खोलने की कोशिश करती है। इतने में जियासंग ही वहाँ टपक पड़ता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू बताती है मैं बस कुछ फाइल्स देखने आई थी। इसके बाद जियासंग असिस्टेंट को बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्यों छुपा रही है कि वो ही मुखशियाओ है। असिस्टेंट बोलता है उसे कॉल कर बुला देता हूँ, आप खुद ही पूछ लेना। असिस्टेंट सच में सू को कॉल कर देता है और उसे बोलता है मेरे बॉस एकदम फ्री है, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने उनके घर आ जाओ और अकेले आना। वो मान जाती है। जियासंग शौक हो जाता है। असिस्टेंट बोलता है देखा तुमने कितना आसान था, लो मैंने कर दिया। जियासंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। इवनिंग में सू जियासंग के घर पहुंचती है। डोर बेल रिंग करती है। डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है। वो बोलती है ये इतना आलसी है कि डोर भी ऑटोमेटिक लगा रखा है, इसे तो खिलाने पिलाने के लिए भी रोबोट रख लेना चाहिए। वो अंदर आती है और पूछती है लाइट क्यों ऑफ है। जियासंग के बोलते ही लाइट ऑन हो जाती है और पूछता है कैसी लगी ये नई टेक्नोलॉजी। सू बोलती है अच्छी है। जियासंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। सू बोलती है कॉन्ट्रैक्ट साइन की खुशी में हम वाइन पीते हैं। जियासंग बोलता है पहले मैं कुछ खाना चाहता हूँ। सू बोलती है मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। सू किचन में जाकर नूडल्स ढूंढने लगती है। जियासंग वहाँ आकर बोलता है मुझे नूडल्स नहीं खाने, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं खाना खुद बना लूंगा। जियासंग खाना सर्व करता है। सू पूछती है तुम्हें इतना अच्छा खाना कैसे बनाना आता है। जियासंग बोलता है इतने साल अकेले रहा हूँ इसलिए सीख लिया। सू बोलती है तुम किसी को हायर भी तो कर सकते थे। जियासंग बताता मुझे आउटसाइडर के हाथ का खाना पसंद नहीं है। तो पूछती है जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो अगर वो तुम्हारी जिंदगी में ना आना चाहे तो तुम क्या करोगे। जियासंग बोलता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आना चाहती है या नहीं, पर अगर वो मुझे मिल गई तो मैं दोबारा उसे अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। जियासंग उठकर जा रहा होता है, उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। जियासंग कांच उठाने लगता है, उसके फिंगर में कांच चुभ जाता है तो उसके फिंगर पर पट्टी बांधती है। जियासंग बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये तुमने ज्यादा बड़ी पट्टी बांध दी है, एक बैंडेज से भी काम हो सकता था। तो पूछती है तुम मेरी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हो क्या। जियासंग बोलता नहीं और उसे अपने क्लोज लाकर उसे किस कर देता है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे सू शिया को बताती मैंने कल जियासंग को पट्टी बांधते वक्त उसका थंब इम्प्रेशन ले लिया है। तो फाइल रूम में आकर उस थंब इम्प्रेशन से पासवर्ड खोल लेती है और उस रूम में आकर लीमू रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोज ले लेती है। दूसरी ओर जियासंग सू को ऑफिस में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे सू बाहर दिखाई देती है। जियासंग पूछता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सू पूछती है क्यों ढूंढ रहे थे। जियासंग बताता है तुम भूल गई कल रात के बारे में। सू बोलती है वो सिर्फ एक गेम थी, उसे भूल जाओ। जियासंग बोलता है मैं गेम में हारने वालों में से नहीं हूँ। सू बोलती है मैं तुम जैसे वीक लोगों के साथ गेम नहीं खेलती। असिस्टेंट ये बात सुन लेता है और जियासंग पर हंसता है, कैसे वो आपकी खिल्ली उड़ाकर चली गई। इसके बाद जियासंग सू को कॉल करने वाला होता है। असिस्टेंट बोलता है अगर आपने पहले उसे कॉल किया तो आप इस गेम में हार जाओगे। जियासंग पूछता है अगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो। असिस्टेंट बोलता है वो बहुत तेज लड़की है, आसानी से हार नहीं मानेगी। आप ये परफ्यूम लगाओ, देखो वो आपके पीछे कैसे दीवानी हो जाएगी। जियासंग सू को फाइल देने के बहाने ऑफिस बुलाता है। सू जियासंग को देखकर हंसती है। जियासंग उसके बाल ठीक कर देता है। सू उसे फाइल देती है और बोलती है तुम में से दवाई जैसे परफ्यूम की खुशबू आ रही है। जियासंग एम्बेरस हो जाता है। असिस्टेंट का आइडिया फ्लॉप हो गया। शो कंपनी के डायरेक्टर चू लंबी छुट्टी के बाद ऑफिस वापस आए होते हैं। एडिटर सू को उनसे मिलवाती है। डायरेक्टर चू से अपने केबिन में लेकर आता है। सू उनसे कार एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। डायरेक्टर चू ही सू के फादर के दोस्त होते हैं।
जिन्होंने सू को एक्सीडेंट के बाद जापान भेज दिया था। डायरेक्टर चू से कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। जितना दूर रहोगी उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगी। इवनिंग में सू को जियासंग का कॉल आता है। सू बोलती है, टाइम देखकर कॉल नहीं करते हो क्या? जियासंग बोलता है, मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, इसलिए अभी मेरे घर आओ। सू बोलती है, मैंने ना कहा तो क्या करोगे? जियासंग बोलता है, इसका मतलब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र नहीं जो तुम्हारी और मेरी कंपनी के बीच में है। ये सुनकर सू उसके घर ही पहुँच जाती है। जियासंग बोलता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। सू बोलती है, तुम गेम ज्यादा अच्छे से ही खेलने लग गए हो। जियासंग बोलता है, शुरू तो तुमने ही किया था। तू बोलती है तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। जियासंग बोलता है, लास्ट टाइम तुम अपने इयरिंग्स यहीं भूल गई थी। जियासंग इयरिंग लेने चला जाता है। अचानक से लाइट चली जाती है तो फ्लैश लाइट ऑन कर जियासंग को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसे टेबल पर अपने इयरिंग्स दिखते हैं और इयरिंग्स के सामने मिक्शिया और जियासंग की फोटो। सू उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और जियासंग के पास आकर बोलती है, मुझे इयरिंग मिल गई हैं। जियासंग उससे वो इयरिंग लेकर उसे पहनाता है और बताता है, आज मेरा बर्थडे है। 7 साल से अकेले बना रहा था, इस बार तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ। तो बोलती है, हैप्पी बर्थडे, पर इस बार भी तुम्हें अकेले ही बनाना होगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जियासंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और पूछता है, मेरा आइडिया कैसे काम कर रहा है? जियासंग बोलता है, वो चली गई है। असिस्टेंट बोलता है, ऐसा कैसे चली गई वो? मेरा आइडिया कभी फेल नहीं हो सकता। सारी लड़कियां इस आइडिया से इम्प्रेस हो जाती है। जियासंग बोलता है, अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं फोन कट कर रहा हूँ, और सच में फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे सू जियासंग के साथ उसके स्टोर में आती है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने। एम्प्लॉय सू को बताती है, टी ग्रुप की ये लिपस्टिक सबसे ज्यादा सेल होती है क्योंकि ये लव का सिंबल है। सू बोलती है, सू को भी वो लिपस्टिक पसंद आती है और बोलती है, ये काफी महंगी है। जियासंग बोलता है, तुम्हें पसंद है तो फ्री में ले सकती हो। सू बोलती है, मैं खुद भी ये सब खरीद सकती हूँ। जियासंग एम्प्लॉय को बोलता है, 50% डिस्काउंट कर दो। सू बोलती है, मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? जियासंग बोलता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सू बोलती है, पक्का कुछ भी कर सकते हो? जियासंग हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में सू जियासंग के नेल पर नेल पिंस लगाकर चेक कर रही होती है। इसके बाद जियासंग सू के लिए कॉफी ले रहा होता है, तभी सू को डायरेक्टर चू का कॉल आता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, और उसे एक जगह पर बुलाता है। तो तुरंत टैक्सी पकड़ लेती है। जियासंग उसे देख लेता है और उसे फॉलो करता है। सू जगह पर पहुंचती है। जियासंग देखता है एक आदमी सू को फॉलो कर रहा है और उसके हाथ में चाकू है। तो कैफे के बाहर पहुंचती है जहाँ डायरेक्टर चू ने बुलाया होता है, पर वो कैफे बंद होता है। तभी सू को एक परछाई दिखती है और उसे लगता है कोई इस पर हमला करने वाला है। तो अपने बैग से चाकू निकालती है और उसे मारती है। ये चाकू जियासंग के हाथ पर लग जाता है। वो घबरा जाती है और उसके बाद उसकी पट्टी बांधती है। जियासंग पूछता, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? सू बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? जियासंग पूछता है, किससे मिलने आई थी? सू बोलती है, तुम्हें उससे क्या मतलब है? जियासंग बोलता है, क्या बोल रही हो? मुझे उससे क्या मतलब है? यहाँ कोई तुम्हें मारने वाला था। आज मैं यहाँ नहीं होता तो तुम जिंदा नहीं होती। आधी रात को बिना सोचे समझे कहीं भी कैसे चली जाती हो? 7 साल पहले भी तुम ऐसी ही लापरवाह थी। तू बोलती है, लगता है तुम्हें हमारे रिलेशनशिप को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। तुम मेरे कोई नहीं हो, और अगर मैं यहाँ मर भी जाऊँ तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कर जाने लगती है। जियासंग उसका हाथ पकड़कर रोकता है, लेकिन सू हाथ छुड़वा कर चली जाती है। तो घर पहुंचती है। ताई बताता है, तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। तो उस पार्सल को ओपन करती है। उसमें वही लिपस्टिक्स होती हैं जो सू को जियासंग की शॉप में पसंद आई थी। तो ताई को बोलती है, मुझे लिपस्टिक नहीं चाहिए, तुम रख लो। ताई बोलता, मैं क्या करूँगा? सू इग्नोर कर चली जाती है। सू को याद आता है जियासंग के हाथ पर चोट लगी थी, तो उसे उसकी चिंता होने लग जाती है। तो पूछने के लिए मैसेज टाइप करती है, पर फिर मैसेज सेंड नहीं करती। वो ऑफिस पहुंचती है। एडिटर उसे ली ग्रुप की न्यू मैनेजर लियू से मिलवाती है। लियू सू को बताती है, मैं जियासंग की फियांसी भी हूँ। सू ये सुनकर शॉक हो जाती है और फिर बोलती है, मुझे नहीं पता था उसकी इतनी सुंदर फियांसे भी है। इसके बाद सू को पता चलता उसका फ्रेंड ताई ली ग्रुप के लिए मॉडलिंग करने वाला है। सू उसे मना करती है। ताई बोलता है, तुम यहाँ काम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद सू जानकर किसी और मॉडल को सिलेक्ट करती है। लियू बोलती है, तुम्हारा लड़कों में टेस्ट काफी खराब है। सू बोलते है, तुम्हें बता दो तुम्हारा टेस्ट कैसा है। लियू ताई को ही मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट करती है। ये देखकर सू बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें जियासंग के साथ खुद ही मॉडलिंग कर लेनी चाहिए, ये तुम्हारे टेस्ट को सूट करता है। जियासंग शौक हो जाता है। लियू बोलती है, क्यों नहीं, हम दोनों साथ में करेंगे, और दोनों साथ में फोटोशूट कराते हैं। सू ने देख रही होती है। भाई सू को बोलता है, घर चलते हैं। सू बोलती है, मेरा बॉस यहाँ है, मैं घर कैसे चली जाऊँ। शूट खत्म होने के बाद जियासंग सू को बोलता है, आपसे तुम्हें प्रोजेक्ट को लेकर जो भी रिपोर्ट देनी है
वो लियू को देना, मुझे देने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट टाइम से मुझे अपना मॉडल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी और को बुला लेना। ये कहकर जिया संग चला जाता है। सू हंस रही होती है। इसके बाद सू और लियू क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, लेकिन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि एक दूसरे को टोंट मार रहे हैं। जिया संग ये सब एंजॉय कर रहा होता है। मीटिंग के बाद सू वहाँ से जा रही होती है। जिया संग उसे रोकता है। सू पूछती है बोलो क्या काम है। जिया संग कहता है कुछ नहीं। सू जानकर उसके पैर पर हिट करती है और फिर सॉरी बोलकर चली जाती है। बाहर सू को लियू मिल जाती है और उसे लंच पर इनवाइट करती है। जिया संग भी आने वाला है। ये सुनकर सू हाँ कर देती है। तीनों लंच पर होते हैं। लियू जिया संग को अपने हाथ से खिला रही होती है। तो ये देखकर जल रही होती है और कुछ काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में लियू जिया संग को उन दोनों की फोटोशूट वाली पिक्स दिखाती है। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। जिया संग बोलता है सू यहाँ आसपास नहीं है तो नाटक करना बंद करो। लियू उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। जिया संग उसे हटा ही रहा होता है कि तभी सू उन्हें ऐसे देख लेती है और अपसेट होकर भाग जाती है। जिया संग भी उसके पीछे जाता है। सू को कॉल करता है लेकिन उठाती नहीं है। सू एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए उसके घर पहुँचती है तो क्लाइंट सू के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। सू भी उसे अच्छे से ढो डालती है। जिया संग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पहुँचता है और देखता है सू ने उस क्लाइंट की क्या हालत की है। असिस्टेंट उस टूटे फूटे क्लाइंट को देखने अंदर जाता है। जिया संग बोलता है क्या तुम पागल हो, ऐसी डेंजरस जगह तुम लोगों से अकेले मिलने चली आती हो। सू बोलती है मेरा काम है, मुझे पता है कैसे करना है। जिया संग उसे हक कर रोकने लगता है। असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। सू वहाँ से चली जाती है। जिया संग असिस्टेंट को डांटता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। असिस्टेंट बोलता है मेरी क्या गलती है, मैंने तो सिर्फ आपको आइडिया दिया था। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लियू जिया संग की चाइल्डहुड फ्रेंड है। असिस्टेंट ने ही उसे जिया संग के फियांसे बनने की एक्टिंग करने को कहा था ताकि सू जेलस होकर जिया संग के पास आ जाए। फ्लैशबैक से बाहर जिया संग पूरी तरह से टल्ली होकर बैठा होता है और असिस्टेंट को बोलता है देखो वो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही है, कैसे आइडिया देते हो तुम जो कभी काम नहीं करते। असिस्टेंट बोलता है मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं सब कुछ उल्टा कैसे हो जाता है। नेक्स्ट डे सू पेट क्लिनिक में आती है। जिया संग भी उसे मनाने वहाँ पहुँच जाता है। तो बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर अपने ऑफिस में काम करो, तुम तो बिजी आदमी हो। जिया संग उसे सच बता देता है लियू मेरी फियांसी नहीं है। तो बोलती है मुझे तो पहले से पता है, ये सब तुमने मुझे जेलस कराने के लिए ही किया था। जिया संग बोलता तो तुम जेलस होने का नाटक कर रही थी। सू बोलते हाँ तुमने मुझे इतना परेशान किया, थोड़ा तो मुझे भी करना चाहिए। जिया संग उस पर पानी डाल देता है। दोनों पानी से खेलने लग जाते हैं। ली ग्रुप ने पार्टी रखी होती है। सू भी इस पार्टी में आई होती है। ग्रैंडपा जिया संग और लियू को स्टेज पर बुलाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं बहुत जल्दी ये दोनों एंगेजमेंट कर लेंगे, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब शादी करने जा रहे हैं। जिया संग और लियू ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। सू भी ये सब सुन लेती है और रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। जिया संग सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। सू की तबीयत खराब होने लगती है। तभी जिया संग वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। असिस्टेंट कार लेकर आता है। जिया संग सू को कार में बिठाता है और उसे उसके फेस का निशान भी दिख जाता है। वैक्सीन में जिया संग सू के बाल ड्राई कर रहा होता है। सू को ठंड लग रही होती है। जिया संग उसे स्टोल से कवर करता है। सू बेहोशी में बता देती है कि वही मुखियाओ है और उसे याद नहीं कि 7 साल पहले क्या हुआ था। असिस्टेंट ग्रोसरी लेकर जिया संग के घर आता है और बेल रिंग करता है। जिया संग डोर खोलकर बोलता है तुम्हारे पास तो पासवर्ड, बेल बजाने की क्या जरूरत थी। असिस्टेंट बोलता है आपको दिखता नहीं है, दोनों हाथ बिजी हैं। असिस्टेंट अंदर आने लगता है। जिया संग उससे सामान लेता है और उसे अंदर आने से मना कर देता है, जाकर अपने घर आराम करो। असिस्टेंट बोलता है मैंने आपकी इतनी हेल्प की, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिया संग बोलता है ये दुनिया इतनी ही क्रूल है और डोर बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू उठती है। जिया संग की शर्ट पहनकर बाहर आती है। सू पूछती है कल रात तुम कहाँ सोए थे। जिया संग बताता है काउच पर, और तुम्हारे कपड़े गीले थे तो मैंने उन्हें निकाल दिया था। सू बोलती है इतना एक्सप्लेन मत करो, मैंने पूछा नहीं है। जिया संग उसे सूप पीने को कहता है। सू पूछती है तुम क्यों नहीं पी रहे। जिया संग बोलता है क्योंकि मैं पी चुका हूँ। तो बोलती है कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया है, कहीं तुम्हारा मुझे मारने का प्लान तो नहीं। जिया संग बोलता है लगता है तुम ज्यादा ही ठीक हो गई हो, तभी तुम मुझसे बहस भी कर रही हो। सू ये सुनकर चुपचाप सूप पीना स्टार्ट कर देती है और बार बार उसके बाल आगे आ रहे होते हैं। जिया संग ये देखकर उसके बाल पकड़ लेता है। सू को ये अच्छा लग रहा होता है। तभी सू को मैसेज आता है ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया होता है। सू उठकर जाने लगती है। जिया संग उसे बैठकर सूप पीने को कहता है।
मीटिंग रूम में सभी दोनों का वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं 5 मिनट में सू नहीं आई तो फेम शो के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। 5 मिनट से पहले ही दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। जियासंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। ग्रैंडपा को सू का प्रपोजल पसंद नहीं आता। जियासंग सभी को वोट देने को कहता है। सभी सू के फेवर में ही वोट देते हैं। ग्रैंडपा गुस्सा होकर चले जाते हैं। मीटिंग के बाद जियासंग सू से बात करने आता है। सू इग्नोर कर जा रही होती है। फिर सू को याद आता है उसने कल रात जियासंग को सब कुछ बता दिया है। जियासंग सू को बोलता है मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे समझ आ गया तुम मेरे साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नई मेमोरीज बनाऊंगा। जियासंग ये कहकर उसे किस करता है। सू भी उसका किस एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे सू ऑफिस पहुंचती है। उसे फ्लावर्स मिलते हैं जो जियासंग ने उसके लिए रखे होते हैं। सू उन्हें देखकर स्माइल करती है तो अपनी फ्रेंड शिया को भी बता देती है। उसने जियासंग को एक और चांस दे दिया है। शिया सू के लिए बहुत ही खुश होती है। दूसरी जियासंग लड़कियों को इम्प्रेस करने की बुक पढ़ रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है आप ये किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। जियासंग बोलता है मैं फिर से सू को अप्रोच करूंगा। असिस्टेंट बोलता है आप दोनों इतने पुराने कपल हो, फिर से ये सब क्यों कर रहे हो। जियासंग बोलता है ये सब तुम नहीं समझोगे। इवनिंग में सू फूल लेकर घर पहुंचती है। आए देखता है ये फूल जियासंग ने सू को दिए हैं तो उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। तो वापस निकाल लेती है। ये मेरे फर्स्ट लव ने मुझे दिए हैं। या बोलता है अगर उसने फिर से तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे मार दूंगा। तो बोलती है इस बार वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट डे जियासंग सू से मिलने उसके ऑफिस ही पहुंच जाता है। तो कॉल पर एक क्लाइंट से बात कर रही होती है कि अभी तक मैंने आपका प्लेस फाइनल नहीं किया है। कॉल कटने के बाद जियासंग उसे बिठाता है और बोलता है कल तुम मेरे साथ चलना। सू पूछती है कहाँ। जियासंग बोलता है चलना पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे जियासंग सू को क्लाइंट के लिए एक प्लेस दिखाने लाता है। सू को वो प्लेस पसंद आता है और पूछती है ये तुम्हें कैसे मिला। जियासंग बोलता है मेरे भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट है। तो बोलती है मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं डायरेक्टली डील कर लूंगी। जियासंग सू से उसका फोन ले लेता है और बोलता है तुम सिर्फ मुझसे डील करो तो मैं कर लूंगा। तो अपना फोन वापस मांगती है। जियासंग उसके हाथ पर किस कर देता है। तो बोलते हैं मुझे फोन वापस करो, फोटोज लेने हैं। जियासंग अपसेट हो जाता है तो जियासंग की फोटोज ही क्लिक करने लग जाती है। जियासंग स्माइल करता है तो जियासंग से पूछती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दोबारा डेट कर कैसा लग रहा है। जियासंग बोलता है मैंने कभी तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया ही नहीं था। तभी जियासंग देखता है एक कार आ रही है और सू पर पानी की छींटें पड़ने वाली है तो उसे कवर कर लेता है। सू अपने आप को बचाने के लिए जियासंग को आगे धक्का मार देती है। जियासंग पूछता है ये क्या था। सू बोलती है थैंक यू मुझ पर पानी की छींटें गिरने से बचाने के लिए। जियासंग पूछता है ये बताओ धक्का क्यों मारा। वो बोलते तुम भी तो मुझे बचा ही रहे थे तो मैंने ऐसे कर दिया, बात तो एक ही है। जियासंग बोलता है बात एक कैसे है, अगर मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करूं और प्रपोज कर शादी करूं तो क्या दोनों में फर्क नहीं है। तो बोलती है इतना ध्यान अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सोचोगे तो शायद कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाएगा। जियासंग गुस्से से उसे देखने लग जाता है तो स्माइल कर रही होती है। इसके बाद ली ग्रुप के नए प्रोडक्ट का ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। अचानक से ब्रॉडकास्ट के समय सू के फेस पर निशान वाली फोटो वहां आ जाती है। सू उसे देखकर डर जाती है। जियासंग तुरंत ब्रॉडकास्ट बंद करा देता है। सू को अपने फेस के इस निशान की वजह से कॉलेज लाइफ में काफी बुली किया जाता था। जियासंग सू को संभालता है। सू बोलती है तुम्हें ली ग्रुप में जाकर सब कुछ देखना चाहिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। जियासंग जाकर सब कुछ हैंडल करने लग जाता है। सू को लगता है ये सब फाई ने ही किया होगा क्योंकि वो उससे जलती है। तो फाई से उसका फोन लेकर चेक करती है लेकिन सू को उसमें कुछ नहीं मिलता। फाई बोलती है माना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। सू को समझ नहीं आता ये सब फिर किसने किया। सू घर आती है, सोशल मीडिया पर अपने लिए बैड्स कमेंट पढ़कर रोने लग जाती है। जियासंग उसके घर आकर उसे डोर खोलने को कहता है। सू डोर नहीं खोलती और बोलती है मैं मिक्शाओ नहीं हूँ, मुझे उसकी सारी यादें भी याद नहीं है, इवन अब मेरा फेस मिक्शाओ जैसा नहीं रहा। जियासंग को उसके जिंदगी से जाने को कहती है। थोड़ी देर बाद सू डोर ओपन करती है। जियासंग वहाँ नहीं होता तो सू को लगता है जियासंग सच में उसे छोड़कर चला गया। सू वहीं बैठकर रोने लग जाती है। जियासंग वापस आता है। सू उसे देखकर हक कर लेती है और पूछती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे फेस के इस निशान से। जियासंग बोलता फर्क पड़ता है पर तुम्हारी नॉनसेंस बातों से। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। प्यार दिल से होता है सूरज से नहीं। तो ये सुनकर खुश हो जाती है। जियासंग सू को अपने घर लेकर आ जाता है।
जियासंग सू को बोलता है तुम्हें फेम शो से जॉब छोड़ देनी चाहिए। सू बोलती मैं नहीं छोड़ूंगी। जियासंग पूछता है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हें लेकर गॉसिप करेंगे। सू बोलती नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है, तुम क्या सोचते हो। ये सुनकर जियासंग खुश हो जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी जियासंग की कैट वहाँ आ जाती है तो जियासंग को फिर भी किस कर देती है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में जियासंग सू के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। सू भी किचन में आ जाती है। जियासंग उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। इसके बाद जियासंग उसे ऑफिस ड्रॉप करता है। सू बैग में अपना फोन ढूंढने लगती है। सामने से एक कार स्पीड में आ रही होती है। जियासंग सही टाइम पर आकर सू को सेव कर लेता है और सू को उसका फोन वापस लौटाता है। सू ऑफिस के अंदर चली जाती है। जियासंग असिस्टेंट को कॉल करता है और सू को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 गार्ड हायर करने को कहता है। तो ऑनलाइन न्यूज देख रही होती है कि सू जियासंग को अपने प्यार में फंसा रही है। उस न्यूज पर सभी कमेंट कर रहे होते हैं कि सू को फेम शो से निकाल देना चाहिए। ग्रैंडपा ये न्यूज देखकर जियासंग पर गुस्सा होते हैं और उसे बोलते हैं सू को फेम शो से निकलवा दो, उसकी वजह से हमारी कंपनी की इमेज खराब हो रही है। मैंने बरसों की मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है। जियासंग बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। जियासंग उनकी नहीं सुनता और चला जाता है। तो बॉक्सिंग कर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। जियासंग उसे बोलता है और तेज पंच मारो, क्या खाकर नहीं आई हो। सू थक कर बैठ जाती है और बोलती है मुझे पता है मेरी वजह से तुम पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा होगा। जियासंग बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम गिव अप मत करना। सू ऑफिस पहुँचती है। लोगों का एक झुंड सू के पीछे पड़ जाता है। सू पब्लिकली अनाउंस करती है मैं आज ही कंपनी छोड़कर जा रही हूँ। तो अपना सामान लेकर चली जाती है। इसके बाद सू शिया के साथ टाइम स्पेंड कर अपना दिमाग ठंडा कर रही होती है। तो शिया को जूस लाने के लिए भेज देती है। शिया के वहाँ से जाते ही जियासंग वहाँ आता है और पूछता है तुमने फेम शो से रिजाइन क्यों कर दिया। सू बोलती है तुम्हारी कंपनी यही तो चाहती थी तो कर दिया। जियासंग पूछता है तुमने एक बार भी मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तू पूछती है क्या तुम्हारे पास इससे बेटर कोई ऑप्शन था। जियासंग बोलता है इंटरनेट की न्यूज को लेकर इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। लोग इंटरनेट की बातों को ज्यादा टाइम तक याद नहीं रखते हैं। तू बोलती है मैंने ये सेक्रीफाइस अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियासंग के ग्रैंडपा ने सू को फोर्स किया था रेजिग्नेशन पेपर पर साइन करने के लिए, ये कहकर कि अगर तुम रिजाइन नहीं करोगी तो जियासंग की पोजीशन को खतरा हो सकता है। फ्लैशबैक से बाहर शिया वहाँ आ जाती है और जियासंग को हिट करती है। तुम फिर से मेरी फ्रेंड को बुली करने आए हो यहाँ। जियासंग बोलता है ऐसा नहीं है और तुम खुद से दादी अम्मा क्यों बन जाती हो। शिया बोलती है मैं अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद दोनों बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। जियासंग सू को घर ड्रॉप करने आता है। दोनों को एक दूसरे से दूर जाने का मन नहीं करता। तभी ताई वहाँ आ जाता है और पूछता है ये सब क्या चल रहा है। जियासंग सू से पूछता है क्या इसने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इग्नोर कर ताई को अपने साथ अंदर ले जा रही होती है और दोनों एक दूसरे को आंख मारते हैं। इसके बाद जियासंग लियो को बुलाता है और उसकी एक हेल्प करने को कहता है। लियो मान जाती है। लियो सू के घर आती है। ताई पूछता है यहाँ क्या करने आई हो। लियो बताती है तुम्हारा बेडरूम चेक करने और ऊपर जाने लगती है। ताई उसे रोक लेता है। लियो फिर भी जबरदस्ती जाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। ताई उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी सू बाहर आती है। ताई लू को छोड़ देता है और बोलता है ये तुमसे मिलने आई है। ताई लू के लिए फ्रूट लेकर आता है। जो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। ताई वहाँ से भाग जाता है। तो पूछती है बताओ कैसे आना हुआ। लू बताती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम ली कंपनी में कम बैक कर सकती हो। नेक्स्ट डे ली ग्रुप ने अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए कॉन्फ्रेंस रखी होती है। जियासंग स्पीच दे रहा होता है। तभी सू भी वहाँ आ जाती है। पूरा मीडिया उसे कवर कर रहा होता है। तो सभी के सामने अपने मेकअप हटाकर अपना निशान उन्हें दिखाती है। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। जियासंग भी मीडिया के सामने कंफर्म कर देता है कि वो सू को डेट कर रहा है। ग्रैंडपा ये न्यूज देख लेते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनका सेक्रेटरी उन्हें देख लेता है। तो जियासंग को बोलती है ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने ही लियो को मेरे पास भेजा था मुझे कन्विंस करने के लिए। जियासंग बोलता है क्या करता तुम डायरेक्टली मानती ही नहीं। तभी जियासंग का असिस्टेंट वहाँ आकर बताता है ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है। दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। ग्रैंडपा का सेक्रेटरी बताता है उनका बीपी बढ़ गया था, डॉक्टर ने कुछ टाइम हॉस्पिटल में ही रहने को कहा है। जियासंग उनसे मिलने अंदर जा रहा होता है। सेक्रेटरी बोलता है वो आपसे नहीं मिलना चाहते। जियासंग ये सुनकर अपसेट हो जाता है। सू बोलती है सब मेरी वजह से हो रहा है। जियासंग बोलता है कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा।
इसके बाद सू ली ग्रुप में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब ज्वाइन कर लेती है। जियासंग सू को नई जॉब की खुशी में कार गिफ्ट करता है। सू लेने से मना कर देती है। जियासंग बोलता है कंपनी की तरफ से समझकर रख लो। सू फिर भी मना कर देती है। जियासंग बोलता है तुम इसलिए नहीं ले रही ना क्योंकि तुम्हें चलानी नहीं आती। सू बोलती है ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से चलानी आती है, और उसे कार की लेकर उसे चलाकर दिखाती है। तो डर कर कार चला रही होती है। जियासंग बोलते हैं नर्वस मत हो। तो रोड के बीचों बीच आड़े टेढ़े तरीके से कार चला रही होती है। तभी सामने से एक कार आ जाती है। बचने के चक्कर में कार ही ठुक जाती है और जियासंग के चोट लग जाती है। तो जियासंग के नाक से ब्लड क्लीन करती है और बाहर निकलकर कार की हालत देखकर अपसेट हो जाती है। जियासंग बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद जियासंग उसे लंच पर लेकर जाता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया है, वो तुम्हारे फादर के कार एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये सुनकर खुश हो जाती है। ये बात हमें दिखाया जा रहा है जियासंग एक वाइन शॉप पर खड़ा होता है। तभी उसे सू का मैसेज आता है, मेरी हेल्प करो। जियासंग भागा हुआ सू के घर पहुँचता है और देखता है ताई तो आराम से बैठकर गेम खेल रहा है। जियासंग सू के रूम में आता है। सू अपनी प्यारी डॉल को ढूंढ रही होती है और जियासंग को भी उसे ही ढूंढने के लिए बुलाया होता है। जियासंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए नई डॉल खरीद दूंगा। सू बोलती है मुझे वो ही चाहिए। तभी ताई वहाँ जाता है। सू बोलती है मुझे पता है तुमने मेरी डॉल छुपाई है, लेकिन ताई उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से भाग जाता है। जियासंग दोनों से परेशान हो जाता है। दोनों टेरेस पर आते हैं। सू को अपनी डॉल लटकी हुई मिलती है। ताई ने उसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया होता है। तो ताई पर चिल्लाती है। जियासंग उसके लिए उसकी डॉल को सिलता है और बोलता है तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। सू मना कर देती है, यहाँ ताई अकेला पड़ जाएगा। नेक्स्ट डे ताई सू के लिए ऑफिस में लंच लाता है। लियू वहाँ आकर ताई को अपनी कंपनी के नेक्स्ट कमर्शियल एड में काम करने को कहती है, लेकिन ताई मना कर वहाँ से जा रहा होता है। लियू चिल्लाकर सबको इकट्ठा करती है और बोलती है मैं इस लड़के को लाइक करती हूँ। सभी वीडियो बनाने लग जाते हैं। ताई लियू को नीचे उतारता है और सभी को वीडियो डिलीट करने को कहता है। तो बोलती है यहाँ की मैनेजर मैं हूँ, कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करेगा। ताई उससे रिक्वेस्ट करता है। लियू बोलती है तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा तभी वीडियो डिलीट होगी। ताई को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है और गुस्से में चला जाता है। लियू सू को बोलती है अब से मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हुई। तो बोलती है पर अभी तक उसने हाँ नहीं कहा है। लियू बोलती है वो भी हो जाएगा। लूसी और असिस्टेंट शिया के साथ बेट लगाता है, अगर असिस्टेंट इस गेम में जीत गया तो शिया को उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। शिया अचानक से गिर जाती है। असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैं जीत गया, अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हुई। शिया एक्सेप्ट कर लेती है और किस के लिए पोज बनाती है। असिस्टेंट बोलता है ये क्या कर रही हो, मुझे वीडियो बनानी है, कन्फेस करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो। पता चला बाद में फिर से मना कर गई। शिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू जियासंग से झूठ बोलकर एक आदमी से मिलने आती है ताकि अपने फादर की कार एक्सीडेंट का सच पता लगा सके। तो उस आदमी से मिलकर बाहर आती है। जियासंग बाहर ही खड़ा होता है। तो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। जियासंग बोलता है ये बताओ तुमने मुझे झूठ क्यों कहा। अपनी कार से जाने लगती है। जियासंग रोक लेता है। सू समझ जाती है कार के जीपीएस से वो उसे ट्रैक कर रहा था। तो बोलती है ये रखो अपनी कार, मुझे तुम्हारा ये बकवास गिफ्ट नहीं चाहिए, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियासंग अपना मुंह फुलाकर असिस्टेंट के साथ बैठा होता है। असिस्टेंट फोन पर शिया के साथ प्यार भरी बातें कर रहा होता है। जियासंग को ये देखकर गुस्सा आता है और उसे फोन काटने को कहता है। असिस्टेंट बोलता है आप दोनों की फाइट हो गई है तो दूसरों को प्यार नहीं करने दोगे क्या। जियासंग पूछता है कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और करेगी। असिस्टेंट बोलता है मेरे मैटर को अपने बीच में मत लाओ, आपके केस में आप दोनों की ही गलती है। आपको सू को फॉलो नहीं करना चाहिए था और सू को भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर तो जियासंग को और भी गुस्सा आता है। रात को ताई भागा हुआ लियू के अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसे पूछता है कहाँ है वो लड़के जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। लियू बोलती है तुम्हारे आने से पहले वो चले गए। ताई बोलता है इसका मतलब तुमने मुझे झूठ कहा, मैं पागलों की तरह यहाँ भागा हुआ आया, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा। ताई बोले ही जा रहा होता है। लियू उसे चुप कराने के लिए किस कर देती है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे जियासंग सू को अपने केबिन में बुलाता है। सू लियू को भी अपने साथ लेकर आती है। जियासंग पूछता है तुम क्यों आई हो। सू बोलती है मैं लेकर आई हूँ। जियासंग लियू को गुस्से से देखता है। लियू उठकर जाने लगती है। सू उसे फिर से बिठा लेती है। जियासंग को प्रोजेक्ट की फाइल देती है और दोनों उस पर डिस्कस करने लगते हैं, पर उनका डिस्कशन देखकर ऐसा लगता है पर्सनल गुस्सा निकाल रहे हैं। लियू उन्हें देखकर हंसने लग जाती है। जियासंग पूछता है हंस क्यों रही हो। लियू बताती है कल रात मैंने तिया को मना लिया। तू पूछती है तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। जियासंग बोलता है काम के समय कोई भी प्राइवेट मैटर पर डिस्कस नहीं करेगा। जियासंग लू को काम देकर वहाँ से भगा देता है और सू को बोलता है मेरी बिल्ली बीमार हो गई है, तुम्हें मेरे साथ पेट क्लिनिक चलना होगा। सू उसके साथ क्लिनिक पहुँच जाती है। डॉक्टर जियासंग को बताता है उसकी कैट बूढ़ी हो गई है तो बहुत जल्दी मरने वाली है। जियासंग ये सुनकर सैड हो जाता है। सू उसे कंफर्ट करती है।
दोनों क्लिनिक से बाहर आते हैं। तभी सू को शिया का कॉल आता है। मैं असिस्टेंट से ब्रेकअप कर रही हूँ। दोनों उनके पास पहुँचते हैं और पूछते हैं मामला क्या है। शिया बताती है ये मेरी पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा है। असिस्टेंट अपनी सफाई देने लगता है। शिया बोलती है एक लड़की मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी, उसने मुझे बताया तुम उसे डेट कर रहे हो। असिस्टेंट बोलता है वो लड़की कई सालों से मेरे पीछे पड़ी है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इसलिए तुम्हें भड़का रही थी। असिस्टेंट शिया को अपना फोन देता है, ये लो चेक कर लो, इवन तुम चाहो तो रोज भी चेक कर सकती हो। शिया बोलती है मेरे पास फालतू समय नहीं है फोन चेक करने का। असिस्टेंट बोलता है आगे से दूसरों की बातों को बिलीव करने से पहले डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। दोनों का पैचअप हो जाता है। जियासंग और सू अपने में ही लगे होते हैं, वाइन पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद सू जियासंग से पूछती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। जियासंग बताता है उस दिन एक कार तुम्हें मारने वाली थी तो मुझे लगा कोई तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ग्रैंडपा सू को मिलने के लिए हॉस्पिटल बुलाते हैं और उसे एक डेबिट कार्ड देते हैं। इसमें उतने पैसे है कि तुम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकती हो, पर मेरे पोते जियासंग को छोड़कर इस शहर से दूर चली जाओ। वो ली फैमिली का पार्ट है। सू वो डेबिट कार्ड रख लेती है और बोलती है मैं अच्छे से यूज करूंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे उम्मीद है तुम स्मार्ट लड़कियों की तरह डिसीजन लोगी, स्टूपिड हरकतें नहीं करोगी। सू ये बात अपनी फ्रेंड शिया को भी बता देती है। शिया बोलती है जियासंग को इस बारे में बता दो। सू बोलती है अभी बताना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे सू गुआओ नाम के एक आदमी से मिलने आती है। लीमू रिसर्च सेंटर गुआओ का ही था जिसमें सू के फादर काम करते थे। इवन गुआओ जियासंग के अंकल है और ली ग्रुप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। गुआओ बोलता है मेरे पास ली ग्रुप के अगेंस्ट एक एविडेंस है जिससे तुम्हें अपने फादर के एक्सीडेंट का सच पता चल जाएगा, पर बदले में तुम्हें ली ग्रुप के सीक्रेट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मुझे चुरा कर लाकर देना होगा। सू बोलती है मुश्किल काम है, फॉर्मूला रूम में सिर्फ बड़ी पोजीशन वाले लोगों को ही जाने दिया जाता है। गुआओ बोलता है ली ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, तुम जियासंग से बोलो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। इसके बाद सू जियासंग को खाना खिला रही होती है और बोलते है ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। जियासंग पूछता है बताओ क्या काम है, किस लिए इतना मस्का लगा रही हो। सू बोलती है एक दिन तुमने मुझे कहा था ली ग्रुप तुम्हारा है पर मुझे बस यहाँ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन चाहिए। जियासंग बोलता अगर मैं तुम्हें अचानक से प्रमोट कर दूंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सू बोलती है ठीक है, अगर मैं कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप ला कर दूंगी तो क्या ये पोजीशन तुम मुझे दोगे। जियासंग मान जाता है। सू ऐसे तैसे कर कंपनी को स्पॉन्सरशिप दिला देती है और सू को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाता है। सभी इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सू ली ग्रुप के फॉर्मूला रूम में आती है और सीक्रेट प्रोडक्ट के फॉर्मूले को चुराकर गुआओ को भेज देती है। इसके बाद सू को एक पार्सल रिसीव होता है, उसमें एक फोन होता है। वो पार्सल गुआओ ने ही भेजा होता है। सू को फोन में एक ऑडियो मिलती है, वो ऑडियो उसके फादर की होती है। उसके फादर ने मरने से पहले गुआओ को कॉल किया था और उसे सतर्क रहने को कहा था। दूसरी ओर असिस्टेंट शिया को डरते हुए प्रपोज कर देता है। मैं जानता हूँ ज्यादा ही जल्दी शादी करने को कह रहा हूँ पर अब मुझसे इंतजार नहीं करा जा रहा। शिया प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद सभी प्रपोजल की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो जियासंग को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सू ने जियासंग को बता दिया होता है कि गुआओ ने उसे ली ग्रुप के सीक्रेट प्रोडक्ट का फॉर्मूला चुराने को कहा है और बदले में वो उसे उसके फादर की एविडेंस भी देगा। इसीलिए जियासंग ने सू की हेल्प करी ताकि वो आसानी से वो फॉर्मूला चुरा कर गुआओ को दे सके। जियासंग पूछता है गुआओ ने जो तुम्हें ऑडियो दी उसमें तुम्हें क्या पता चला। सू बताती है कुछ खास इन्फो नहीं थी। जियासंग बोलता तो हमारी ये कोशिश भी बेकार रही, हमें कुछ पता नहीं चला। और जियासंग बोलता मुझे समझ नहीं आ रहा गुआओ उस फॉर्मूले का करेगा क्या, क्योंकि उस फॉर्मूले से प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो फॉर्मूला ऑलरेडी मार्केट में बैन है। सू को भी ये बात कुछ समझ नहीं आती। जियासंग बोलता है छोड़ो जो होगा देखा जाएगा और सू को किस करने वाला होता है। तभी ताए वहाँ आकर बोलता है मुझे किसी के साथ वेकेशन पर जाना है। सू पूछते है किसके साथ जाना है। लियू बताते है मेरे साथ। सू ताए को समझाती है तुमने अभी डेटिंग करना स्टार्ट किया है, तुम्हारा रिलेशनशिप अभी स्टेबल नहीं है। अगर तुम इसके साथ वहाँ गए और ये तुम्हें डंप कर भाग गई तो तुम रोते हुए घर वापस आओगे। ताए लियू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता हमारा रिलेशनशिप स्टेबल हो गया है। सू ताए को साइड में लेकर आकर बोलती है तुम कभी किसी लड़की के साथ अकेले नहीं गई हो तो इस बार जिद क्यों कर रहे हो। ताए बोलता मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। जियासंग लियू को बोलता है ये बेचारा बच्चा है, इसका ध्यान रखना। लियू बोलती है तुम बस अपना ध्यान रखो। तो इमोशनल होकर बोलती है ओ अब बच्चा बड़ा हो गया तो अपनी मर्जी तो चलाएगा ही। जियासंग सू को शांत कराता है। ताए बोलता मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सू बोलती है चुप रहो, मुझसे बात मत करो, तुमने अपनी बहन को आज बहुत दुखी किया है। जियासंग ताए को बोलता तुम चले जाओ, इसे मैं देख लूंगा।
इसके बाद जियासंग सू के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे बोलता है ताई तो यहाँ से चला गया, अब तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। तो बोलती है लेकिन मुझे अपने ही बेड पर नींद आती है। जियासंग बोलता है कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाता हूँ। दोनों बेड पर सो रहे होते हैं। बेड छोटे होने की वजह से सू गलती से जियासंग को नीचे धक्का मार देती है। जियासंग गिर जाता है और उठकर चेयर पर सोने लगता है। सू को ये अच्छा नहीं लगता और सू जियासंग के साथ उसके घर आ जाती है। नेक्स्ट डे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सू जियासंग को घूर रही होती है। जियासंग बोलता है तुम तो बोल रही थी तुम्हें सिर्फ अपने बेड पर नींद आती है, तो कल मेरे साथ कैसे सो गई। सू स्माइल करने लगती है। जियासंग ऑफिस पहुंचता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है गुआओ ने सीक्रेट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मीडिया में लीक कर दिया है और ली ग्रुप की बदनामी कर रखी है। जियासंग परेशान होकर बैठा होता है। तभी लियू वहाँ आती है और सब कुछ संभाल लेती है। सू को भी फॉर्मूला के लीक होने की बात पता चल जाती है। सू गुआओ को कॉल करती है, तुमने कहा था तुम बस उस फॉर्मूले को कॉपी करोगे। गुआओ बोलता मुझे मत सिखाओ क्या करना है, ये सोचो तुम खुद को कैसे बचाओगी, क्योंकि ये फॉर्मूला ली ग्रुप से तुमने ही चुराया था। वहीं दूसरी ओर सेक्रेटरी लिंग जियासंग को बताता है ग्रैंडपा ने कहा है ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करो, जरूर ऑफिस के ही किसी बंदे ने वो फॉर्मूला लीक किया है। जियासंग छानबीन करने से मना कर देता है, अगर ऐसा हुआ तो सू पकड़ी जाएगी। जियासंग बोलता है ग्रैंडपा को बोलो मैं सारा मामला हैंडल कर रहा हूँ। जियासंग का असिस्टेंट ग्रैंडपा को जाकर सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा देता है, जिससे ग्रैंडपा को पता चल जाता है वो फॉर्मूला सू ने चुराया है। असिस्टेंट बताता है सू की हेल्प जियासंग ने की है। ग्रैंडपा बोलते हैं ये वीडियो मुझे दे दो, मैं पब्लिक कर दूंगा, जिससे सू एक्सपोज हो जाएगी। असिस्टेंट मना कर देता है, जियासंग को हर्ट होगा और वो मेरा दोस्त है, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जियासंग ग्रैंडपा से मिलने आता है और उसे ग्रैंडपा की बातों से पता चल जाता है कि उन्हें पता चल चुका है कि सू ने ही वो फॉर्मूला चुराया था। जियासंग बोलता है आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, ली ग्रुप की इमेज खराब नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा बोलते मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ तुम इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लोगे। असिस्टेंट जियासंग के पास आता है और बोलता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। जियासंग बोलता है बस अब एक तरीका बचा है, मैं सीईओ की पोजीशन से हट जाता हूँ। असिस्टेंट बोलता है आप उस सू को बचाने के चक्कर में सब कुछ खराब कर देंगे। जियासंग असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है तुमने ही ग्रैंडपा को सू के बारे में बताया था ना। असिस्टेंट बोलता है हाँ मैंने बताया है, पर तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम उसके चक्कर में खुद को बर्बाद करते जा रहे हो। और असिस्टेंट बोलता है अगर तुम ली ग्रुप को छोड़ दोगे तो मैं भी यहाँ जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ काम कर रहा था। असिस्टेंट गुस्सा होकर बाहर आता है और उसे सू मिल जाती है। असिस्टेंट बोलता है अगर तुम जियासंग से प्यार करती हो तो उसे ली ग्रुप छोड़ने से रोक लो। सू बोलती है मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद जियासंग सू के लिए खाना पीना लेकर आता है। सू दिल पर पत्थर रखकर बोलती है ब्रेकअप। जियासंग कुछ मिनटों के लिए शौक में चला जाता है। सू वहाँ से चली जाती है। जियासंग भागा हुआ उसके पास आता है और उसे हक करके बोलता है मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, दूसरों के चक्कर में मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा। सू बोलती है मैं दूसरों के चक्कर में ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, यही हमारे लिए अच्छा है। जियासंग उसे समझाता है लेकिन सू कुछ भी मानना नहीं चाहती। जियासंग पूछता है अगर मैं ब्रेकअप कर लूंगा तो क्या तुम खुश रहोगी। सू कोई जवाब नहीं देती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जियासंग के घर से अपना सूटकेस भी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। इवनिंग में जियासंग घर पहुँचता है। सू को इधर उधर ढूंढता है, फिर उसे याद आता है वो तो छोड़कर चली गई है। नेक्स्ट डे लियू जियासंग से मिलने घर आती है और उसे बोलती है सू कितनी बेकार है, इतने साल तुमने उसका इंतजार किया और वो तुम्हारे साथ ऐसा कर चली गई। जियासंग बोलता है मुझे पता है उसने ये डिसीजन क्यों लिया है, मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। लियू जियासंग का मूड ठीक करने के लिए बोलती है अब तुम ऑफिस चलो। ऑफिस में जियासंग सू को अपने केबिन में बुलाता है। सू पूछते बताओ क्यों बुलाया है। जियासंग बोलता बैठ जाओ। सू प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने लग जाती है। जियासंग पूछता है काम के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती। सू बोलती है और क्या कहना है। जियासंग बोलता है तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, तुम काफी थक गई हो। सू बोलती है छुट्टी तो तुम्हें लेनी चाहिए, थक तो तुम गए होंगे ना ये सब हैंडल करते हुए। जियासंग पूछता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। सू बोलती है एम्प्लॉय को बॉस की सेहत की फिक्र करनी पड़ती है और तुम्हारे बिना तो ये लीग ग्रुप चल नहीं पाएगा। तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियासंग एक मीटिंग रखता है और अनाउंस करता है सू से वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस ली जा रही है। अब से वो मैनेजर की पोस्ट पर ही काम करेगी और एडवर्टाइजमेंट के शूट के लिए फिल्म क्रू के साथ जाएगी।
सू बोलती है मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ काम है। जियासंग बोलता है मैंने डिसीजन ले लिया है। सू बोलती है मैं जॉब रिजाइन कर रही हूँ। जियासंग बोलता है रेजिग्नेशन के लिए 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। सू गुस्सा होकर उठकर चली जाती है। प्यू पूछती है तुम सू को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो। जियासंग बोलता है मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इन सब से दूर लेकर जाना चाहता हूँ। इसके बाद सभी शूटिंग प्लेस पर होते हैं और शूटिंग चल रही होती है। शूटिंग के बाद सभी वापस जा रहे होते हैं। लियो जानकर पैर में मोच आने का नाटक करती है और सू को बोलती है मैं बार का बिल पे करना भूल गई हूँ, तुम पे कराओ। थोड़ी देर बाद सू बाहर आती है। जियासंग के अलावा सब वहाँ से चले गए होते हैं। सू पूछती है सब कहाँ है। जियासंग बताता है वो सब जल्दी में थे इसलिए होटल चले गए हैं और मुझे वापस जाना था इसलिए तुम्हारे लिए रुक गया। दोनों कार में जा रहे होते हैं। सू बार बार ताई को कॉल कर रही होती है पर नेटवर्क नहीं आ रहे होते। जियासंग पूछता है क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले टाइम बिताने में इतनी तकलीफ हो रही है कि दूसरों को परेशान कर रही हो, और आजकल तो लोग ब्रेकअप के बाद भी फ्रेंड्स रहते हैं। सू कार रुकवाती है और बोलती है वो सभी अपनी आईडी मेरे पास भूल गए हैं तो होटल में चेक इन कैसे करेंगे। सू बोलती है तुम वापस चले जाओ, मैं टैक्सी लेकर होटल जाऊंगी। सू टैक्सी लेकर होटल पहुंचती है और लियू को सभी की आईडीज देती है। लियू पूछती है जियासंग कहाँ है। सू बताती है वो तो वापस चला गया। लियू बोलती है मैंने न्यूज में देखा था, रास्ता तो बंद है, ऊपर से नेटवर्क भी नहीं आ रहे, वो कैसे जाएगा। सू डर जाती है और वापस उसे ढूंढने जाती है पर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। वहीं उसे जियासंग की कार मिलती है पर जियासंग उसमें नहीं होता। सू जियासंग को ढूंढने लग जाती है। उसे जियासंग के कपड़ों का एक टुकड़ा मिलता है और उस पर खून लगा होता है, जिसके बाद सू और भी घबरा जाती है और इधर उधर उसे ढूंढने में लग जाती है। नहीं मिलता तो रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, मेरी मजबूरी थी। ये सब सुनकर जियासंग वहाँ आ जाता है। सू उसे तुरंत हग कर लेती है। सू की नजर उसकी चोट पर जाती है और पूछती है ये कैसे लगी। जियासंग बोलता भूख लग रही थी तो बेरिस तोड़ रहा था और उसके चक्कर में नीचे गिर गया और बोलता ये लो तुम खा लो। सू बेरिस फेंक देती है, इसकी वजह से तुम्हें चोट लगी है, ये मैं कभी नहीं खाऊंगी। जियासंग पेन में होने का नाटक करने लग जाता है। सू जियासंग की चोट पर पट्टी बांधती है। जियासंग बोलता है तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। सू बताती है मैं जापान में जानवरों के हॉस्पिटल में वॉलेंटियर रह चुकी हूँ। जियासंग बोलता है मैं समझ गया। तो बोलती है मुझे अंधेरे से डर लगता है और लाइटर जला देती है। जियासंग बोलता है मुझे आग से डर लगता है। तो नहीं मानती फिर भी लाइटर जला लेती है। जियासंग बुझा देता है और बोलता है ये लो मैंने ये लाइट जला दी है। तो बोलते रोशनी तो हो गई है पर मुझे ठंड भी लग रही है इसलिए आग जलानी पड़ेगी। जियासंग बोलता है तो तुम मेरा कोट ले लो। सू बोलती है मुझे ग्रिल फिश खानी है। जियासंग बोलता है यहाँ फिश कहाँ है। तो बोलती है पकड़ कर लाओ। जियासंग बोलता है इस टाइम सारी फिशेस सो रही होंगी। तो बोलते है जाकर देखो क्या पता कोई जगी भी हो। जियासंग बोलता है आज तुम मेरी जान लेकर रहोगी। तो बोलती है आज मैं तुम्हारे आँख की डर को दूर भगा कर रहूंगी और लाइटर चलाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। जियासंग बोलता है देखो भगवान भी नहीं चाहता तुम मुझे बुली करो, तो उन्हें अपने आप को बारिश से बचाते हैं। सू पूछती है अगर मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ नहीं आती तो तुम यहाँ अकेले क्या करते। जियासंग बोलता है मैं मर जाता तुमसे ब्रेकअप के दुख में। सू बोलते तुम हमेशा मेरे दिल में हो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं कर सकती। दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों जाग। तो पूछते अगर कोई हमें यहाँ लेने नहीं आया तो। जियासंग बोलता है ये तो अच्छी बात है, यहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई नहीं। इवन अगर तुम मुझसे बोर हो गए तो छोड़कर भी नहीं जा पाओगी। तो बोलती है मुझे प्यास लग रही है। जियासंग उसे किस करने लग जाता है। तभी सू को कार के हॉर्न सुनता है तो कार वाले को रोकती है। जियासंग भी उसके पीछे भागता है। दोनों होटल में पहुंचते हैं। ताए सू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जियासंग बोलता है इधर देखो चोट मुझे लगी है तुम्हारी बहन को नहीं। तभी अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सू जियासंग को शिया के हॉस्पिटल में मलहम पट्टी के लिए लेकर आती है। सू बाहर चली जाती है। जियासंग शिया को बताता है मेरा पैर एकदम चकाचक है पर प्लीज सू को मत बताना, मेरी हेल्प कर दो। वो वापस आती है। शिया बताती है जियासंग के पैर में फ्रैक्चर आ गया है, इसे कुछ दिन घर पर रहकर आराम करना होगा। जियासंग ये सोच सोचकर खुश हो रहा होता है सू उसके साथ रहेगी। सू जियासंग के लिए खाना बना रही होती है। जियासंग पीछे बैठकर उसे परेशान कर रहा होता है। सू को गुस्सा आ जाता है। जियासंग चुप हो जाता है। इसके बाद जियासंग सू को उसे अपने हाथों से खिलाने को भी कहता है। सू खिलाने लग जाती है। जियासंग बोलता है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे उठाकर लिविंग रूम में लेकर जाओ। सू लेकर जाती है। जियासंग बोलता है मेरे पैर में दर्द हो रहा है। सू मसाज करने लगती है। जियासंग बोलता है शोल्डर में भी पेन हो रहा है। सू वहाँ भी मसाज करने लगती है। तो बोलती है अब लेट हो रहा है, मैं घर वापस जा रही हूँ। जियासंग खड़े होकर बोलता है मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। फिर उसे याद आता है उसकी टांग तो टूटी हुई है, तो वापस बैठकर पेन में होने का ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है।
जियासंग बोलता है आज तुम यहीं रुक जाओ। सू बोलती है मैं घर जाकर अपना सूटकेस ले आती हूँ। जियासंग बोलता है मैं सब कुछ यहीं मंगवा दूंगा। तो समझ जाती है जियासंग नाटक कर रहा है और उसे बोलती है मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो जियासंग की मसाज करती है और ऐसी मसाज करती है कि उसकी बैंड बज जाती है। जियासंग बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें झूठ कहा था, मुझे छोड़ दो। तो बोलती है सच बताओ। जियासंग बोलता है मैं बस तुम्हें एक दिन ही परेशान करने वाला था, मैं तुम्हें सच बता देता। सुनकर सू फिर से उसकी मसाज करती है। इसके बाद सभी ट्रिप पर होते हैं, लेकिन जियासंग का असिस्टेंट वहाँ नहीं आया होता क्योंकि वो उससे नाराज होता है। वह अपने वीचेट के स्टेटस पर चोट वाली पिक लगा देती है। असिस्टेंट उसे देख लेता है और भागा हुआ शिया के पास आ जाता है और उसकी पैर पर चोट देखता है। शिया बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें झूठ कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। असिस्टेंट बोलता है कोई बात नहीं। शिया बोलते अब जब तुम आ गए हो तो साथ में एंजॉय करते हैं और हॉट स्प्रिंग बाथ में साथ चलने को कहती है। असिस्टेंट पूछता है वहाँ जियासंग तो नहीं होगा। शिया बोलते नहीं तुम जाओ मैं फेस मास्क लेकर आती हूँ। असिस्टेंट बाथरूम में आ जाता है। जियासंग वहाँ पहले से ही बैठा होता है। ये देखकर असिस्टेंट वहाँ से वापस जाने लगता है लेकिन बाहर से सभी डोर बंद कर देते हैं। असिस्टेंट भी वहीं बैठ जाता है और दोनों बच्चों की तरह आपस में लड़ने लग जाते हैं। जियासंग बाहर आता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। असिस्टेंट रूम में आता है। शिया बोलते तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, मैं बस आने वाली थी। असिस्टेंट बोलता है नाटक करना बंद करो, मुझे सब पता है। शिया बोलती है क्या तुम अपने दोस्त के साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। असिस्टेंट बोलता है वो मेरा दोस्त नहीं। नेक्स्ट सीन में जियासंग ताई के साथ ज्वेलरी शॉप में सू के लिए रिंग खरीदने आया होता है। ताई ये बात लियू को बता देता है। लियू ये बात सू को बता देती है जियासंग तुम्हें प्रपोज करने का प्लान कर रहा है। सू बोलते जब तक ग्रैंडपा नहीं मानेंगे मैं जियासंग से शादी नहीं कर सकती, नहीं तो ग्रैंडपा सारी जिंदगी मुझसे नाराज रहेंगे, मैं ये नहीं चाहती। नेक्स्ट डे जियासंग ग्रैंडपा को सू से मिलवाने लाता है। ग्रैंडपा सू को देखकर वहाँ से जाने लगते हैं। सू ने समझाती है मैं जियासंग से प्यार करती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं इसमें क्या नई बात है। सू बोलती है जैसे आपने जियासंग का सारी जिंदगी साथ दिया है वैसे ही मैं इसका साथ दूंगी, कभी इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा का दिल पिघल जाता है, यानी वो मान जाते हैं। सू खुश हो जाती है, ग्रैंडपा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सू उठती है, जियासंग उसके सामने खड़ा होता है। सू पूछती है सुबह सुबह ये सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो। जियासंग बताता है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। सू पूछती है आज क्या है। जियासंग उसे स्माइल करने को बोलता है। वो अपना हाथ देखती है, उसके फिंगर में रिंग होती है और खुश हो जाती है। जियासंग पूछता है कैसी लगी। सू बोलती ठीक ठाक है। जियासंग बोलता पसंद नहीं आई तो वापस कर दो। सू नहीं देती। इसके बाद कुछ रिपोर्टर सू का इंटरव्यू लेने आए होते हैं। रिपोर्टर बोलती है आप ली ग्रुप के हायर की फियांसी है, इसीलिए कंपनी में आपको हाई पोस्ट मिली है। सू बोलती है मैं ये कंपनी रिजाइन करने वाली हूँ और आर्ट गैलरी खोलना चाहती हूँ। इंटरव्यू के बाद जियासंग पूछता है तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। सू बोलती है कैसे बताती, अभी अभी सोचा था। जियासंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए आर्ट गैलरी खुलवा दूंगा। तो बोलती है तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो कैजुअली ये कह रही थी। जियासंग बोलता है तुम चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा और मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगा। सो ये सुनकर खुश हो जाती है। जियासंग आर्ट गैलरी के लिए पैसे अरेंज करने के लिए अपने कुछ शेयर भी बेच देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। गुआओ भी वहाँ आ जाता है। जियासंग बोलता है लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। गुआओ का सेक्रेटरी बताता है इस कंपनी के 30% शेयर अब इनके हैं। जियासंग शॉक हो जाता है, उसके शेयर्स गुआओ ने खरीद लिए। एक्चुअली में गुआओ ग्रैंडपा की फर्स्ट वाइफ का बेटा है। ग्रैंडपा ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो ली फैमिली से नफरत करता है। इसके बाद गुआओ सू को धोखे रीमू रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब में बुला लेता है और फिर वहाँ आग लगा देता है। सू कांच तोड़कर बाहर आती है। गुआओ उसे पकड़ लेता है। सू पूछती है तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। गुआओ के हाथ में एक लॉकेट होता है, इसमें उस लड़की का फोटो होता है जिसे गुआओ प्यार करता था। गुआओ सू को बताता है तुम्हारी मदर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उसने मुझे भुलाकर तुम्हारे फादर से शादी कर ली, इसीलिए मैंने उसे वापस पाने का प्लान बनाया। मैं उसकी एक सर्जरी करना चाहता था जिससे उसकी याददाश्त खो जाए और वो तुम्हारे फादर को भूलकर मेरे साथ आ जाए, लेकिन सर्जरी होने से पहले ही तुम्हारी मदर हैंग मर गई, इसलिए बदला लेने के लिए वो सर्जरी मैंने तुम्हारी करवाई। लेकिन तुम्हारे फादर को तुम्हारी सर्जरी के बारे में पता चल गया, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से लेकर भाग रहे थे। मैंने उन्हें कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, पर तुम बच गई। गुआओ सू को भी मारने वाला होता है, तभी जियासंग भी वहाँ आ जाता है। जियासंग गुआओ को रोकता है, लेकिन गुआओ नहीं रुकता। असिस्टेंट वहाँ आता है। असिस्टेंट जियासंग की गर्दन पर चाकू रख देता है। जियासंग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। असिस्टेंट बोलता है मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। और असिस्टेंट गुआओ को बोलता है हम दोनों मिलकर साथ में इन दोनों को मार देते हैं।
गुआओ उसकी बातों में आ जाता है। असिस्टेंट और जियासंग मौका देखकर उस पर कूद जाते हैं। गुआओ असिस्टेंट को धक्का मार देता है, जिस वजह से असिस्टेंट नीचे गिरने वाला होता है। हर टाइम पर जियासंग उसका हाथ पकड़ लेता है। गुआओ जियासंग को हिट करने लग जाता है, जिस वजह से जियासंग से असिस्टेंट का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिया भी वहाँ जाती है और असिस्टेंट को गिरता देख शॉक में चली जाती है, तो गुआओ को हटाने लगती है। तभी गुआओ के हाथ से उसका लॉकेट गिर जाता है और उस लॉकेट को पकड़ने के चक्कर में वो भी नीचे गिर जाता है। पर असिस्टेंट और गुआओ बच गए होते हैं नीचे सामान होने की वजह से। सू बेहोश हो जाती है, जियासंग उसे पकड़ता है। इसके बाद दिखाया जाता है सू कोमा में चली गई होती है। जियासंग उसे बताता है गुआओ को जेल हो गई है। जियासंग सू से मिलने रोज हॉस्पिटल आता है, सांस में कि आज उसे होश आ जाएगा, पर उसकी ये उम्मीद हर रोज टूट जाती है। कई दिनों के बाद सू को होश आता है। जियासंग खुश हो जाता है। इसके बाद सभी पिकनिक पर होते हैं। जिया ने असिस्टेंट के साथ शादी कर ली होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। टी और ताए अभी भी एक दूसरे को डेटिंग कर रहे होते हैं। अचानक से शिया का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और सभी उसे चेयर पर ही उठाकर ले जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।